समीकरण, यानी यूं मान लो कि हमारा जो अब नया टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। समतल का समीकरण, या समतल का जो समीकरण होता है उसे हम प्रतिबंध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबंध। समतल का क्या प्रतिबंध है? ठीक है, तो देखिए इसमें समतल का प्रतिबंध के लिए देखें हम किस प्रकार से समतल के समीकरण को तैयार करेंगे। अब देखिए क्या है, जैसे मैं ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड का एक, ये बोर्ड का ही समीकरण बना रहा हूँ, यानी बोर्ड एक तल है और इस तल का समीकरण मैं बनाना चाह रहा हूँ। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मुझे जैसे इस बोर्ड वाले तल का मुझे समीकरण बनाना है, तो मेरे पास में इस तल में एक फिक्स बिंदु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक फिक्स बिंदु, जिसे मैं P मान लेता हूँ और इसके निर्देशांक मान लेता हूँ x1, y1, z1। ठीक है, एक बिंदु फिक्स होना चाहिए और एक बिंदु प्राचल बिंदु जो इस तल में कहीं भी घूमे, कहीं भी घूमे, तो प्राचल बिंदु को मैं कैपिटल R एज्यूम कर लेता हूँ और उसके जो है x, y, z ये निर्देशांक है, ये आपका प्राचल बिंदु है। प्राचल बिंदु का मतलब ये तल में कहीं पे भी घूम सकता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका फिक्स पॉइंट है, यानी कि ये निश्चित बिंदु है। ये निश्चित बिंदु जो है वो एक आपको तल में दिया हुआ होना चाहिए, ये निश्चित बिंदु है। अब देखिए जब मैं इसको P और R को जोड़ूंगा तो वो एक रेखा बनेगी। P और R को, क्योंकि ये दोनों बिंदु मैंने कहाँ लिए हैं? तल में लिए हैं, समतल में ये दोनों बिंदु लिए हैं। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो वो एक रेखा बनेगी और वो रेखा कहाँ होगी? वो इस तल के अंदर होगी। अब देखिए एक और मुझे जो है वो एक और कंडीशन या एक और प्रतिबंध की जरूरत है, वो ये है कि मुझे इस तल के लंबवत एक सदिश चाहिए। इस तल के लंबवत, ये मार्कर दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐसे इस मार्कर की डायरेक्शन में मुझे कोई ना कोई सदिश चाहिए जो तल के लंबवत होगा। तो एक पहली चीज तो ये है कि एक निश्चित बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? एक निश्चित बिंदु चाहिए तल में, बिंदु चाहिए अपने को तल में। दूसरा है कि एक निश्चित अभिलंब सदिश चाहिए। क्या चाहिए? अभिलंब सदिश। अब ये अभिलंब सदिश जो है वो क्या होता है? वो तल के लंबवत सदिश है। तल के लंबवत कोई सदिश चाहिए, या तो लंबवत सदिश चाहिए या तल के लंबवत किसी रेखा के दिग्घनफल चाहिए। तल के लंबवत सदिश। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो तल के लंबवत सदिश है उसे n वेक्टर मान लेता हूँ। ठीक है, ये ओ एन वेक्टर, या इसको एज्यूम कर लेते हैं, इसको स्मॉल एन वेक्टर मान लेता हूँ क्योंकि कैपिटल से हमने इंडिकेट नहीं किया है। स्मॉल एन वेक्टर, ये तल के लंबवत कोई सदिश है, तो इसको मान लेते हैं कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये तल के लंबवत सदिश है। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ होना चाहिए और एक निश्चित बिंदु दिया होना चाहिए। अब ये घूमने वाला सदिश है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये प्राचल बिंदु अगर इसी तल में घूमता है, इसी तल में घूमता है, तो देखना क्या होगा, जो मेरा अभिलंब सदिश है वो इस प्रकार से है। ठीक है, और ये बिंदु तो निश्चित है ही, ये मुझे दिया हुआ है। ये बिंदु कहीं भी घूम सकता है, ये यहाँ यहाँ कहीं भी आएगा। अगर कहीं पे भी ये बिंदु होगा तो उसको जो जोड़ने वाली लाइन है, ये पी आर रेखा, और ये जो अभिलंब है वो सदैव लंबवत रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे भाई? अगर तल के लंबवत मेरे पास में कोई सदिश है और इस तल के अंदर कोई भी दो पॉइंट आप लेते हो, उनको जोड़ने वाली रेखा और ये अभिलंब हमेशा क्या रहेंगे? लंबवत रहेंगे। ठीक है ना? एक बिंदु जो है वो मुझे निश्चित दिया हुआ है, दूसरा बिंदु में इस प्राचल बिंदु को इस तल में कहीं घुमा लूं, यहाँ यहाँ सब कहीं पे भी घुमा लो, जब आप P को R से जोड़ेंगे तो वो रेखा बनेगी, वो सदैव इस तल के अंदर होगी, और तल के अंदर होगी तो तल के लंबवत सदिश जो है उसके साथ में हमेशा कोण 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम प्रतिबंध बनाते हैं। देखिए कितनी आसान है इसकी समीकरण। अब हमें सीधा सा ये पता है कि पी आर वेक्टर, जैसे मैं पी आर वेक्टर बनाता हूँ, पी आर वेक्टर, तो पी आर वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप
प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप, ये बन गया। ठीक है भाई। अब ये जो पी आर वेक्टर है वो पी आर वेक्टर तथा एन वेक्टर जो है वो दोनों क्या है, लंबवत होंगे सदैव। ये क्या होगा, सदैव। कब? जब ये आर जो है आपका इसी तल में घूमेगा जब ही होगा। अगर इस तल से बाहर कहीं ऊपर नीचे चला गया तब लंबवत नहीं होगा। तो मुझे क्या चाहिए, इस तल की तो समीकरण चाहिए। तो इस तल में घूमने वाला बिंदु जो है वो अगर इस तल में ही घूमेगा तो सदैव क्या है, पी आर वेक्टर और एन वेक्टर लंबवत रहेंगे यदि जो है वो आर वेक्टर जो है, यानी ये आर सदिश जो है, या आर बिंदु जो है, आर बिंदु, यदि आर बिंदु सदैव तल में रहे। समझ आ रही है बात? अगर ये सदैव आर तल में रहेगा तो पी तो पहले से ही तल में है, और आर भी अगर तल में घूमेगा तो पी आर वेक्टर सदैव क्या रहेगा, एन वेक्टर के लंबवत रहेगा। और यहां से हम कह सकते हैं कि पी आर वेक्टर का एन वेक्टर के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा, क्योंकि जब भी दो लंबवत सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या आता है, मान क्या आता है, 0 आता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो देखिए अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास में पी आर वेक्टर क्या है, वो है एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप। ठीक है। फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा, एक्स माइनस एक्स वन इंटू ए प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू बी प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये जो है वही आपका समतल का समीकरण है। ठीक है। इसको थोड़ा और सही करके लिख देते हैं। सही करके देखो कैसे लिखेंगे। अब देखो इसको सही करके इस प्रकार से लिखेंगे। ये लाइन में नीचे लिख रहा हूँ, ये देखना आपको दिख रही है कि यहाँ जो मेरा मार्कर है। ओके, इधर लिख देते हैं अपन। देखो इधर ऐसे लिखेंगे। देखो अब a जो है वो x से गुणा होगा तो ये बनेगा ax। क्या बनेगा, ax। और b जब y से गुणा होगा तो ये बनेगा प्लस by। ठीक है। और इसी प्रकार से c z से गुणा होगा तो ये बनेगा cz। ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या क्या गुना होना बाकी है। देखो माइनस का ax1 गुना होगा तो ये बनेगा माइनस का ax1। ठीक है। इसी टाइप से ये इससे गुणा होगा तो माइनस by1। ठीक है। इसी प्रकार से ये इससे गुणा होगा तो माइनस का cz1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए क्या है कि x और y और z ये तो यहाँ प्राचल है, चर है। चर का मतलब ये इनका मान अभी निश्चित नहीं है। चर जो है वो एक्स वाई जेड का मान इस तल में कहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए ये समीकरण संतुष्ट रहेगी। अब ये जो मान है ये मान निश्चित है, क्योंकि इसमें ए बी सी, अगर आपको इस तल के लंबवत कोई सदिश दिया हुआ है तो उसके घटक निश्चित होंगे। x1 y1 z1 ये भी निश्चित होगा। क्यों होगा ये निश्चित, क्योंकि ये अपने को निश्चित बिंदु दिया हुआ है। तो इस पूरे को मैं लिख देता हूँ डी। ठीक है। तो ये आपका हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल, प्लस डी लिख देता हूँ। ये जो भी बच गया ना, ये सारा इस सबको मैंने डी लिख दिया, इस सारे को मैंने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। तो ये इस प्रकार से आपका समीकरण बन गया। क्योंकि इन सबको गुणा करके जोड़ोगे तो एक निश्चित संख्या बनेगी, उस निश्चित संख्या को मैंने डी बोल दिया। तो ये आपके समतल का समीकरण जो है वो तैयार हो गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो है वो एक तल के लंबवत सदिश जो है मैंने यहाँ बनाया नहीं है, यानी एन वेक्टर यहाँ लिख दिया है मैंने कि क्या है, तल के लंबवत सदिश। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है भाई। ओके। चलिए नेक्स्ट जो है, अब अपने को क्या क्या ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से।
अब देखिए जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग देखिए समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। समतल का समीकरण अपने को बनाना है जिसमें क्या है, तल के लंबवत सदिश आपको दिया हुआ है। तल के लंबवत सदिश जो है वो मान लेते हैं आपको दिया हुआ है, यानी तल के लंबवत सदिश कौन सा, एन वेक्टर, ये आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, और समतल में कोई बिंदु दिया हुआ है, समतल में स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश, स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश। अब बिंदु का स्थिति सदिश हो चाहे वो बिंदु हो, एक ही बात है, बिंदु का स्थिति सदिश यानी पीवी दिया हुआ है, वो हम एज्यूम कर लेंगे। बिंदु का स्थिति सदिश का मतलब जैसे यू मान लेते हैं ओपी वेक्टर दिया हुआ है, ये बोलते थे ना ये पी के निर्देशांक है, पी बिंदु के निर्देशांक है, तो मान लेते हैं वो दिया हुआ है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिया हुआ है। ठीक है, यानी इसको मैं 3D के अंदर लिखूंगा तो ये पॉइंट हो गया 1,1,1 वाला। ठीक है ना, यूं मानो इसको। अब मुझे समतल में समीकरण ज्ञात करने के लिए मेरे को दो ही प्रतिबंध चाहिए, पहला ये और दूसरा ये, दोनों चीजें मुझे मिल गई। तो मैं समतल का समीकरण किस प्रकार से तैयार करूंगा, देखो वो इस प्रकार से तैयार करेंगे। अभी मैंने समतल के रूप में बताया था तो उसमें ये बताया था कि आपको क्या करना है, जैसे ये ओपी वेक्टर हो गया, अगर सदिश रूप में लिखूं तो जैसे मैं एक ओ आर वेक्टर ले लेता हूँ। ओ आर, आर क्या है, प्राचल बिंदु के निर्देशांक है, तो ये जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी ये प्राचल बिंदु ले लिया मैंने, ये क्या है, प्राचल बिंदु ले लिया। ठीक है, ये प्राचल बिंदु ले लिया। तो हमने समीकरण बनाया था इस प्रकार से कि क्या किया था, पी आर वेक्टर निकाला था हमने, क्या निकाला था, पी आर वेक्टर निकाला था, यानी कि ये हो जाएगा ओ आर यू, मान लो एक बार ऐसे लिख देते हैं कि पी आर वेक्टर जो है वो डॉट प्रोडक्ट होगा एन के साथ तो 0 होगा। यही आपका प्रतिबंध था, क्योंकि P निश्चित बिंदु तल में दिया हुआ है और R घूमने वाला बिंदु हमने ले लिया और जो लंबवत सदिश है वो दिया हुआ है। तो देखिए पी आर वेक्टर कैसे बनेगा, वो बनेगा ओ आर वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। ये एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, ये सदिश रूप में दिया हुआ, तो वो बिंदु जो है वो एक x1 y1 z1 की जगह ये सदिश रूप में दे दे तो उसे अपने को पता है पीवी पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश के रूप में ऐसा लिखते हैं, मूल बिंदु को मिलाने वाली रेखा के रूप में। तो ये हो गया डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहाँ घटा के इनको लिखता हूँ ना तो देखिए क्या आएगा, देखिए इसमें इसमें घटा के लिख देते हैं, तो ये हो गया x-1 i कैप प्लस y-1 के कैप प्लस z-1, और ये j है, के कैप इक्वल डॉट प्रोडक्ट इसका n वेक्टर के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के। अभी जैसे बनाया था वैसे ही हम बना रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको अब इससे डॉट प्रोडक्ट करें तो ये हो गया 2x-1। आप चाहो तो इस लाइन से डायरेक्ट ही लिख सकते हो, पर मैंने थोड़ा पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा डिटेल में बताया। फिर उसके बाद में प्लस 3 × y-1 प्लस ये माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस z-1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आएगा, देखो 2x प्लस 3y माइनस जेड। ठीक है, अब ये 2 - 2 इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा -2। अब ये जो है इससे गुणा होगा तो ये होगा -3, और ये इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए वापस समीकरण बनाते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस जेड, इन सबको जोड़ बाकी करोगे तो कितना हो गया, -4 इक्वल टू 0। यानी हमारा जो x y z का गुणांक था वहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू कितनी है, -4 है। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो समतल का समीकरण बनता है। यहाँ कोई दिक्कत है क्या किसी को? हाँ, वहाँ एक बेटा कहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ नीचे सेकंड लाइन में, यहाँ हाँ, माइनस क्यों आएगा बेटा, ये माइनस का ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस नहीं होगा क्या?
ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये समतल का समीकरण बन गया। तो इस प्रकार से समतल का समीकरण बना है। अब समतल का समीकरण देखिए, जिस प्रकार से हमने रेखा के समीकरण का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, उसी प्रकार से समतल के समीकरण का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि समतल के समीकरण में, जैसे ये समतल का समीकरण है, तो समतल के समीकरण को ज्ञात करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक वो निश्चित बिंदु जहां से वो समतल गुजरता है, और एक वो सदिश चाहिए जो उस समतल के लंबवत हो। अब हम बात करते हैं समतल की सीधी समीकरण पे। देखिए, अब समतल की समीकरण जो है वो देखिए किस प्रकार से। अभी मैंने आपको बताया है कि समतल की समीकरण ये होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो इस समतल की समीकरण को आपको देखते ही क्या चीज समझ में आनी चाहिए? देखते ही ये चीज समझ में आनी चाहिए, जो एक्स वाई जेड के जो गुणा में है ए बी सी, ये क्या है? ये समतल के लंबवत सदिश के घटक है। समतल के लंबवत सदिश के घटक है। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? सदिश के घटक है, समझ आ गया ना? क्यों है ये समझ में आ गया ना? क्योंकि हमने गुणा किया था, तब वापस उसी को तो देख रहे हैं। तो ये सीधी बात ये है। डी बेटा डी नहीं है, डी एक जो है वो अचर राशि है। डी कुछ भी नहीं है। एक्स वाई यानी डी जो है एक अचर राशि है, ठीक है ना? डी तो वो था जो अभी आपने देखा था, एक्स वन इंटू ए गुणा हुआ था, प्लस बी इंटू वाई वन गुणा हुआ था, प्लस सी इंटू जेड वन गुणा हुआ था। ये इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये इन सबको हमने डी बोला था। ठीक है, तो वो तो एक निश्चित राशि है, डी के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ए बी सी जो है ये तो निश्चित है, क्योंकि जब पहले मैंने सदिश बताया था आपको, समीकरण बताया, तो एन वेक्टर क्या था? ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, यही तो लिया था मैंने। तो इसमें ए बी सी क्या थे? समतल के लंबवत किसी सदिश के घटक थे। तो आपको सीधा सीधा समीकरण देखते ही समझ जाना है कि ए बी सी तो क्या है? समतल के लंबवत एक ऐसा सदिश है जिसके घटक है। समझ आ गई क्या बात? अरे समझ आ गई क्या? ओ, ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, समतल की समीकरण में क्या होगा तो क्या होगा, और क्या होगा तो क्या होगा। तो समीकरण है ना वो ये है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, उसमें से पहली कंडीशन ये है, अगर डी इक्वल टू जीरो हुआ तो ये समतल जो है वो इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये समतल, ये यदि डी इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब हम ये समझेंगे कि समतल मूल बिंदु से गुजरता है। समतल कहाँ से गुजरता है? मूल बिंदु से गुजरता है, बिंदु से गुजरता है। ठीक है, समझ आ गई बात? क्यों बोलेंगे भाई ऐसा? क्योंकि मूल बिंदु को अगर इसमें रख के देखेंगे तो इसको संतुष्ट कर रहा है। एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो रखो, जीरो जीरो रखते दोनों साइड बराबर आ रही है ना? और भाई आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं। दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि अगर इसमें ए का मान जीरो, क्या है? ए की वैल्यू क्या हो? जीरो। अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो आपका समतल का समीकरण बन जाएगा इस प्रकार से, बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो इस समतल से हमें ये समझना है, ए जीरो होते ही हमें समझ जाना है कि ये एक्स अक्ष के समांतर है। समतल जो है वो क्या है? एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। अब देखिए भैया, हमने ऐसा क्यों बोला है? हमने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि देखिए, एक्स अक्ष के समांतर जब भी कोई सदिश होगा ना, देखिए एक्स अक्ष, जैसे ये एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर ये एक्स अक्ष है, इधर ही क्या है? आपका समतल है। तो इसके लंबवत सदिश जो है वो इस प्रकार से होगा, ऐसा सदिश होगा ना? समझ आ रही है बात? और किसको समझ में नहीं आ रही? आ रही है ना? तो एक्स अक्ष के जो भी लंबवत सदिश होगा ना इस प्रकार से, उस सदिश के अंदर ए वाला जो घटक है वो जीरो हो जाता है। ए वाला घटक क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। किसी को बात समझ आ रही है क्या? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हेलो?
हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्स अक्ष के अगर लंबवत है तो जैसे मैं यूं मान लेता हूँ कि जैसे ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से ये एक्स इधर जा रही है, मेरे को तो एक्स अक्ष के लंबवत कोई सदिश लेना है, तो एक्स अक्ष के लंबवत जैसे ऐसे सदिश लेंगे तो उसका जो भी सदिश आप लोगे ना, उसका और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आना चाहिए ना, जीरो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि देखिए एक्स अक्ष के, ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के अनुदिश यानी मैं कोई सदिश ले लेता हूँ एक्स अक्ष के अनुदिश, तो वो होगा टू आई कैप ओनली। मान लिया टू आई कैप, थ्री आई कैप, फोर आई, सिर्फ आई कैप ही होगा, क्यों एक्स अक्ष के अनुदिश तो यही होता है ना भाई, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो देखिए इसके लंबवत कोई भी सदिश ले लो आप, कोई भी सदिश ले लो, जब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो करना है तो इसके साथ बाकी सब तो जीरो है ही, देखो इधर बाकी सब तो क्या है, जीरो जीरो है ही, आई जे तो है ही नहीं। अब इसके लंबवत सदिश लिया है, उस लंबवत वाले सदिश में से अगर मैं आई वाला मान जीरो ले लेता हूँ तो वो इसको जीरो कर देगा और ये दोनों जीरो मिलके उनको जीरो कर देंगे, तो बात समझ में आ गई क्या, नहीं आई है तो याद कर लेना इसको थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान में रख लेना, ठीक है, बाकी ये है कंसेप्चुअल सारी चीजें, अब मैं फटाफट से बताता जा रहा हूँ। दूसरी बात है इसी प्रकार से, देखो क्या होगा, बी इक्वल टू जीरो होगा तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, और अब की बार क्या हो जाएगा, सबको समझ में आ गया होगा, समतल जो है वाई एक्स के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर सी इक्वल टू जीरो हो जाए तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, समतल जो है जेड एक्स के समांतर हो जाएगा। चलिए ये तीनों बात तो हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ए इक्वल टू भी जीरो और डी इक्वल टू भी जीरो, तो समतल किसमें नहीं आता, ए भी जीरो कर दो डी भी जीरो कर दो, तो क्या बच गया, बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो, ये बच गया। समझ आ गई क्या बात, ऐसा समतल जो होगा वो एक्स अक्ष से गुजरेगा, क्या गुजरेगा, एक्स अक्ष से गुजरेगा। अब देखो ये किसी को समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, क्यों गुजरेगा, देखो इधर, ये देखिए ये आपकी एक्स अक्ष है, ठीक है, मैंने आपको अभी अभी समझाया है, अगर उसमें ए बराबर जीरो कर दे हम तो वो एक्स अक्ष के समांतर तल हो जाए, जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाला मेरा तल है, वो एक्स अक्ष के क्या हो गया, समांतर हो गया, समझ आ रही है ना, सबको दिख रहा है ना, एक्स अक्ष के समांतर हो गया। अब मैंने डी भी जीरो कर दिया तो डी क्या करता है, डी कहता है कि मूल बिंदु से भी जाना पड़ेगा, तो ये मान लेते हैं यहाँ कहीं मूल बिंदु है, तो एक्स अक्ष के समांतर भी और मूल बिंदु से भी जाए तो इस तल को इस एक्स अक्ष के ऊपर ही होना पड़ेगा, यानी एक्स अक्ष जो है वो इसके अंदर से ही गुजरेगी। समझ आ गई क्या बात है, मेरे को लगता है सिर्फ एक ही बच्ची को है ये समझ में। रिपीट कर दें क्या, चलिए रिपीट करता हूँ, देखो क्या है, आपको ये तो पता चली गया ना कि एक्स अक्ष के समांतर होने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स अक्ष के समांतर होने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये मूल बिंदु है, तो ए बराबर जीरो होते ही मुझे ये समझ जाना है कि जो समतल है वो एक्स अक्ष के समांतर है, ये आपका समतल है, ये मैंने अभी एक्स अक्ष के ऊपर रख रखा है, समझ आ रही है बात आपको, समझ आ रही है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डी बराबर भी जीरो कर दिया, तो डी बराबर जीरो का मतलब अब जो तल है वो कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा, तो ये तल जो है वो एक्स अक्ष के समांतर भी हो और मूल बिंदु से भी जाए तो ये तल इस एक्स अक्ष के ऊपर ही पड़ जाएगा, या ऊपर ही हो जाएगा इसके, या यूं बोल दो कि एक्स अक्ष जो है उस तल के अंदर ही हो जाएगी, समझ आ गई क्या बात, ये अभी ये मूल बिंदु है तो ये यहाँ से जाएगा तो ये इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, क्या कहते हो। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अब तो कुछ ही नहीं करना है, अब तो मैं फटाफट से पॉइंट लिखता जा रहा हूँ। ए बराबर जीरो है तो ये होगा, और बी बराबर जीरो और डी बराबर जीरो होगा, तो ये हो गया ए एक्स प्लस सी जेड बराबर जीरो, और ये क्या होगा, वाई अक्ष से गुजरेगा, समझ आ गई ना, अब की बार सेम सिचुएशन है, एक्स अक्ष की जगह क्या हो, वाई एक्स, इसी प्रकार सी बराबर जीरो और डी बराबर जीरो है, तो ये आपका हो जाएगा
ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, ऐसा समतल समझते हैं। आपको समझना है कि वो जेड एक्स से गुजरेगा। समझ आ गई क्या बात आपको? ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब हम बात करते हैं, अब थोड़ा और ज्यादा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ मुझे कि चौथा पॉइंट ये है, फटाफट से देखो चौथे पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूँ। चौथे पॉइंट का फर्स्ट लेते हैं, ए बराबर भी 0 कर दिया और बी बराबर भी 0 कर दिया, तो आपका समतल का समीकरण रह जाएगा सी जेड बराबर सी जेड प्लस डी बराबर 0। समझ आ गई क्या बात आपको? अब जो है इसके लिए, ऐसे समतल के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि ये जो समतल है वो एक्स अक्ष के लंबवत है, एक्स अक्ष के लंबवत है। एक्स अक्ष की क्या है? लंबवत है। ये बात आपको मेरे ख्याल से नहीं आई होगी समझ में कि ऐसा क्यों हो गया। चलिए मैं आपको फटाफट से समझाता हूँ। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने ए को भी उड़ा दिया बी को भी उड़ा दिया तो क्या रह गया? सी रह गया। तो मुझे ये बताओ कि जो तल है उसके लंबवत सदिश जो है उसके घटक क्या होते हैं? ए बी सी होते हैं कि नहीं होते हैं? चलिए होते हैं, होते हैं। तो इसमें इस समतल की बात करें तो इसमें ए भी 0 है, बी भी 0 है, ठीक है, और ओनली सी है। सी क्या है? जेड एक्स वाला गुणांक है। तो देखिए ऐसा सदिश आपको दिख रहा होगा, ऐसा सदिश जो है जिसके अंदर आई भी 0, जे भी 0, और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्या है? अच्छा मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, ये मुझे जेड एक्स लिखना है, एक्स एक्स नहीं लिखना है, यहाँ जेड एक्स लिखना है, ठीक है ना। जेड एक्स के लंबवत होगा, ठीक है। अब देखिए ये भी 0, ये भी 0 और ये सी है। तो देखिए ऐसा कोई सदिश जिसके अंदर ओनली के वाला ही घटक हो, जैसे 5 के है, तो वो किस दिशा में होगा? वो सिर्फ और सिर्फ किस दिशा में होगा? जेड एक्स दिशा में होगा। जेड एक्स ही होगी, यूं मान लो जेड एक्स के ऊपर ही होगा वो सदिश। अरे होगी कि नहीं होगी? समझ आएगा? हेलो। तो अब तो फिर कुछ रहा ही नहीं। देखो यूं मान लेते हैं कि जो आपका लंबवत सदिश है वो ये मार्कर है। जो तल के लंबवत सदिश होता है वो कौन है? मार्कर। और मार्कर किधर है? अब जेड एक्स के अनुदिश है। यूं मान लो ये मार्कर जेड एक्स ही है। तो जेड एक्स, अब ये जो इसमें यहाँ ए बी सी के जो गुणा में सदिश वो घटक होते हैं, वो क्या होते हैं? तल के लंबवत किसी सदिश के घटक होते हैं। तो ये जेड एक्स के अनुदिश कौन है? आपका अभिलंब है, जिसमें ए भी 0, बी भी 0 और सी है। तो इस जेड एक्स के लंबवत कोई तल होगा तो वो किस प्रकार से होगा? ऐसे होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यानी ऐसा जो समतल बनेगा वो जेड एक्स के लंबवत होगा।